नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। यहाँ मिलेगा आपको बीपीएससी तैयारी 4 के लिए सरल और प्रभावी विज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी तैयारी 4 के लिए विज्ञान को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है किशोरावस्था की ओर। यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले जानेंगे किशोरावस्था एवं यौनारंभ के बारे में। उसके बाद यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। थर्ड, गौण लैंगिक लक्षण। फोर्थ, जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। पांचवा टॉपिक है हमारा मानव में जनन काल की अवधि। 6, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। आठवां टॉपिक है हमारा कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। और इसके बाद हम जानेंगे जननात्मक स्वास्थ्य के बारे में। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे जो एनसीईआरटी से लिया गया है, और सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, आप देख सकते हैं। और इसी बीच हम जानेंगे एनीमिया के बारे में, जिससे प्रश्न बनते हैं उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे और जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बन सकते थे, उन सारे को इस वीडियो में कवर किया गया है। चैप्टर की स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक जानकारी बताया गया है, और इसके बाद जितने भी प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकते थे उन हाईलाइट किया गया प्रश्नों को, वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। और इस अध्याय में आप जानेंगे कि मानव के शरीर में होने वाले परिवर्तन के बारे में, जिसके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाता है। तो सबसे पहले जानते हैं किशोरावस्था के बारे में। तो अभी जितना पॉइंट्स बताया जा रहा वो बेसिक जानकारी के लिए बताया जा रहा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है किशोरावस्था एवं यौनारंभ। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। और किशोरावस्था की शुरुआत लगभग 10 से 11 वर्ष की आयु में होती है तथा यह 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। और लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 से 2 वर्ष पूर्व में ही प्रारंभ हो जाती है। और जीवन काल की इस अवधि को अंग्रेजी में टीन्स तथा किशोर बालिकाओं एवं बालकों को टीनेजर्स कहा जाता है। और इस उम्र में जनन क्षमता का विकास होना यौनारंभ कहलाता है। तो आप समझ गए किशोरावस्था और यौनारंभ के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया है कि किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं, और यही परिवर्तन यौनारंभ कहलाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। और किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौनारंभ समाप्त हो जाता है। तो अभी तक हमने जाना किशोरावस्था एवं यौनारंभ के बारे में, और इसमें जो जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में। सेकेंड टॉपिक है हमारा यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन। तो अब क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि यौनारंभ में जनन क्षमता के विकास के साथ साथ कई शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक बदलाव होते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे बताया गया है लंबाई में वृद्धि। किशोरावस्था के दौरान लड़के तथा लड़कियों की लंबाई की वृद्धि में अलग अलग होती है। और जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया कि प्रारंभ में लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, और लड़कियों की लंबाई 16 से 17 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है, जबकि लड़कों की लंबाई में वृद्धि 18 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। और किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है, परंतु यह भी आवश्यक है कि संतुलित आहार ग्रहण किया जाए। अगला है हमारा शारीरिक आकृति में परिवर्तन। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि लड़कियों की कमर का निचला भाग यानी कुल्हा चौड़ा हो जाता है, वहीं लड़कों की शारीरिक पेशियाँ गठीली हो जाती है। अगला है स्वर में परिवर्तन। तो यौनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स की वृद्धि शुरुआत हो जाती है, और लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा बड़ा होता है, और गले के नीचे उभरा हुआ दिखाई देने लगते हैं, और इसे एडम्स एप्पल या कंठमणि कहा जाता है। आप चित्र 7.2 में देख सकते हैं कि लड़के का स्वर यंत्र एडम्स एप्पल जैसा दिख रहा।
अगला परिवर्तन है स्वेद एवं तेल ग्रंथि की क्रियाशीलता में वृद्धि। तो जैसे कि आपने अनुभव किया होगा कि किशोर और किशोरियों के यौनारंभ के दौरान चेहरे पर फुंसियाँ एवं मुहासे आदि हो जाते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथि का स्राव बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया है यह इंपॉर्टेंट है। श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसे कुछ ग्रंथियाँ अपना स्राव वाहियों द्वारा स्रावित करती हैं। अतः स्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इसे नलिका वहीन ग्रंथि भी कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं, तो यह ऐसा इसलिए होता है कि श्वेत तथा तेलीय ग्रंथि की क्रियाशीलता के कारण होता है। अगला परिवर्तन है जनन अंगों का विकास। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि यौनारंभ में लड़कों के वृषण में शुक्राणुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है, जबकि लड़कियों के अंडाशय के आकार में वृद्धि हो जाती है तथा अंडे परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। अगला परिवर्तन यहाँ बताया गया है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। तो किशोरावस्था में पहले की अपेक्षा अधिक बौद्धिक विकास होता है और इस दौरान सोचने के ढंग में परिवर्तन आ जाता है, और इस काल में सीखने की क्षमता भी सर्वाधिक होती है। और कभी कभी किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति खुद को ढालने का प्रयास करते हैं तथा इस दौरान वे स्वयं को असुरक्षित महसूस भी करते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा गौण लैंगिक लक्षण। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, यह भी पॉइंट इम्पोर्टेंट ही है। वृषण एवं अंडाशय जनन अंग हैं। वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। और गौण लैंगिक लक्षणों में युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। और ये लक्षण चूँकि लड़कों एवं लड़कियों की पहचान को अलग करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। अब जानते हैं गौण लैंगिक लक्षण के कारण। तो यौनारंभ में होने वाले परिवर्तनों के मूल कारण हार्मोन्स हैं और किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन्स का स्रावन प्रारंभ कर देते हैं, और इसी प्रकार लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय से स्त्री हार्मोन्स का स्रावन प्रारंभ हो जाता है, जिससे इसके स्तन में विकसित हो जाते हैं। और इन हार्मोनों का उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया वो तो आप समझ ही गए होंगे। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं, और हार्मोन्स एक रासायनिक पदार्थ है और यह अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। और यौनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन्स का स्रावन प्रारंभ कर देते हैं, और इसी प्रकार लड़कियों में यौनारंभ के साथ ही अंडाशय से स्त्री हार्मोन का स्रावन आरंभ हो जाता है, जिससे उनके स्तन विकसित हो जाते हैं। और इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। और हाँ, यहाँ से जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके, और लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं, और हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। और लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। आप चित्र 7.3 में देख सकते हैं। तो चित्र 7.3 में बताया जा रहा है कि यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, और पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती हैं, और इनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जनन अंगों को टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है, और इसके बाद रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, और इसके बाद यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। तो यहाँ पे चित्र 7.3 में बताया गया है कि यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ये कथन के भी तौर पर पूछा जा सकता है। पांचवा हमारा टॉपिक है मानव में जनन काल की अवधि।
तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों एवं स्त्रियों में अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। तो युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है और यौनारंभ से ही लड़कियों में एक विशेष परिवर्तन होने लगता है तथा सामान्यतः यह 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है और यौनारंभ पर अंडाशयों में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं तथा यह लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होते हैं और इस अवधि में गर्भाशय की दीवारें मोटी हो जाती हैं जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मक को ग्रहण कर गर्भाधान कर सके और ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। तो जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया कि इस अवधि में गर्भाशय की दीवारें मोटी हो जाती हैं जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मज को ग्रहण कर सके जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा अस्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है और इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे ऋतुस्राव अथवा रोजोधर्म कहते हैं और ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है और पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है जिसे रोजोदर्शन कहते हैं और लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है और ऋतुस्रावन के रुक जाने को रोजोनिवृत्त कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया सिर्फ उसे ही बताया जा रहा। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और इनमें से 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र होते हैं एवं एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं और यह एक जोड़ी गुणसूत्र या तो X एवं X या फिर X एवं Y होते हैं। स्त्रियों में अंडाणु समान गुणसूत्र X वाले होते हैं जबकि पुरुष शुक्राणुओं का लिंग गुणसूत्र X तथा Y होता है और जनन की प्रक्रिया में अंडाणु तथा शुक्राणु के निषेचन के फलस्वरूप एक जोड़ी गुणसूत्र बनता है। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मज में 2 गुणसूत्र XX मिलकर मादा शिशु के रूप में विकसित होता है और जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मज में 2 गुणसूत्र XY मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है। आप चित्र 7.4 में देख सकते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन और यहाँ से जो पॉइंट बताया जा रहा है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे कि पीयूष ग्रंथि, वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में कुछ और भी ग्रंथियाँ हैं। हमारे शरीर में थायराइड, अग्न्याशय एवं एड्रिनल जैसे कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी हैं। आप चित्र 7.5 में देख सकते हैं। तो चित्र 7.5 में मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दिखाया गया है। तो जैसे कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जनांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाल फूलना रोग गोइटर थायराइड ग्रंथि का रोग है। तो इसे याद रखिएगा, गाल फूलना गोइटर थायराइड ग्रंथि का रोग है और यह रोग इसलिए होता है क्योंकि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं करने के चलते। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मधुमेह होने का कारण अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं करने के कारण होता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित कौन सी ग्रंथि करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है और एड्रिनेलिन नामक हार्मोन का स्रावन भी करती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट से भी प्रश्न बन सकते हैं किस हार्मोन के स्रावन से क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनेलिन ग्रंथि। तो याद रखिएगा एड्रिनल नामक हार्मोन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। तो याद रखिएगा एड्रिनेलिन हार्मोन। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रावन करती है और पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती हैं जो व्यक्ति की समान वृद्धि के लिए आवश्यक है।
8वां टॉपिक है हमारा कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं क्योंकि ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7.7 लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। तो याद रखिएगा, गाल फूलना यानी गोइटर थायराइड ग्रंथि का रोग है और यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन सामान्य मात्रा में नहीं हो रहा। अगला है मधुमेह। तो ये भी एक सामान्य रोग है जो हार्मोन के उत्पादन द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, मधुमेह हार्मोन से संबंधित रोग है और यह ऐसा इसलिए होता है जब अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाती, तो मधुमेह रोग से व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है। और अगला है एड्रिनल ग्रंथि। ऐसे हार्मोन स्रावित करती हैं जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। और क्रोध, चिंता, उत्तेजना, इन सभी का हार्मोन का योगदान रहता है और इस हार्मोन का नाम है एड्रिनेलिन हार्मोन और यह एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अब जानते हैं कीट एवं मेढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टेडपोल को वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है और लार्वा से वयस्क बनने से इन परिवर्तनों को कायांतरण कहते हैं। और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप वीवीआई के तौर पर भी मार्क कर सकते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है और मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियामक करता है। और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन आवश्यक है और यदि जल में टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्धित नहीं हो सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जन्नात्मक स्वास्थ्य। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि किशोर की पोषण आवश्यकताएं के बारे में बताया जा रहा। तो किशोरावस्था तेजी से वृद्धि एवं विकास की अवस्था है और इस अवस्था में पौष्टिक एवं संतुलित आहार की नितांत आवश्यकता होती है। तो जैसे कि हमें बताया गया कि किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है और इस अवस्था में संतुलित आहार अति आवश्यक होता है। और संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज पर्याप्त मात्रा में समावेश। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं एक संतुलित आहार है और दूध रोटी अपने आप में संतुलित भोजन है। और लौह यानी आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है और लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। आप चित्र 7.6 में देख सकते हैं भोजन के पोषक पदार्थ। फल, मिल्क, दूध एवं अंडे, सब्जियां, मांस, ये सारे पोषक तत्व के भोजन के पोषक पदार्थ हैं। अगला पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता और यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि श्वेत ग्रंथि की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आते हैं और शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोकर करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। अगला पॉइंट हमारा शारीरिक व्यायाम। तो ताज़ी हवा में टहलने और खेलने से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। इसके महत्व को देखते हुए ही पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाने लगा है। तो याद रखिएगा, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एड्स HIV नामक खतरनाक विषाणु द्वारा होता है। अब जानते हैं एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया भोजन में लौह तत्व अवशेष की कमी से एनीमिया होता है। तो याद रखिएगा, भोजन में लौह तत्व की कमी से एनीमिया होता है और इस रोग में रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो याद रखिएगा, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण लौह तत्व की कमी यानी एनीमिया से होता है और यह रोग पुरुष के रक्त में 14 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर एवं स्त्री के रक्त में 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर के कम हीमोग्लोबिन आने पर उत्पन्न होता है। और इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं वो आपको बताया जा रहा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 दिन। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा, निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोटी, सब्जी, दाल एवं चावल। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कितने उम्र तक को शैशवावस्था कहा जाता है? तो 0 से 5 वर्ष की उम्र को शैशवावस्था कहा जाता है। यौवन आरंभ की उम्र क्या है? तो 10 से 12 वर्ष यौवन आरंभ की उम्र होती है।
पांचवा हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परिवर्तन यौवन आरंभ के दौरान नहीं होता? तो इसमें से पहला शारीरिक लंबाई में वृद्धि, ये तो होता ही है। लैंगिक गुणों का विकास होता है। एडम्स एप्पल का दिखना, ये भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। छठा हमारा क्वेश्चन है, हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र से पहले करना कानूनन अपराध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। सातवां हमारा क्वेश्चन है, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र कहते हैं। आठवां हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के कोशिका के केंद्रक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा XY, बी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा इसका। 10वां हमारा क्वेश्चन है, ऋतुस्राव कितने दिनों के अंतराल पर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 से 30 दिनों के अंतराल पर होता है। 11वां हमारा क्वेश्चन है, स्त्रियों में जनन युग का प्रारंभ वह समय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। हार्मोन क्या है? तो आपको बताया गया था हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। 13वां हमारा क्वेश्चन है, वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। 14वां हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। 15वां हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन नर हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी टेस्टोस्टेरोन। लड़कों में गलों में उभरा हुआ भाग कहलाता है? तो एडम्स एप्पल कहलाता है। 17वां हमारा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यौनारंभ आरंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ये तो जान ही रहे होंगे, किशोरावस्था की उम्र है तो 11 से 19 वर्ष किशोरावस्था की उम्र है। और इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह रोग। 20वां हमारा क्वेश्चन है, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है? तो पहला ऑप्शन दिया भोजन साझा करने से, कंघी साझा करने से, मच्छर के काटने से, और चौथा ऑप्शन है खून चढ़ाने से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, खून चढ़ाने से। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।